हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आज के वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश कम्युनिकेटिव सब्जेक्ट कोड 101 का लेटेस्ट रिलीज हुआ सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स हु विल सिट फॉर द क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स इन द ईयर 2025। तो हम सारे पेपर को भी डिस्कस करेंगे और क्या क्या आंसर्स लिखने चाहिए, किस तरह से आपने पेपर प्रेजेंट करना है ताकि आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि टोटल 12 क्वेश्चंस दिए गए हैं पेपर में। सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं और आपके जो पेपर में 4 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए है रीडिंग स्किल्स का, जिसकी वेटेज है 22 मार्क्स। सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स, वेटेज इज 22 मार्क्स। सेक्शन सी ग्रामर 10 मार्क्स एंड सेक्शन डी लिटरेचर टेक्स्ट बुक 26 मार्क्स। तो सभी क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी जिन्हें आपको फॉलो करना है और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप क्वेश्चंस को उसी सीक्वेंस में अटेम्प्ट करें जिस सीक्वेंस में पेपर में दिए गए हैं, और जो वर्ड लिमिट दी गई है उसी में अपना आंसर लिखिए ताकि नेगेटिव मार्किंग ना हो और साथ ही साथ आप पेपर को टाइम पर कंप्लीट कर सकें। अब हम देखते हैं, सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स का। इसमें हमारे पास एक अनसीन पैसेज आएगा, हमें उसे पढ़कर उसके बाद उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पैसेज है। अब हम इसे पूरा पढ़ने से पहले थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि ये किस चीज के बारे में है। ट्रेडिशनल फोटो एल्बम्स एंड डिजिटल फोटो गैलरीज मीन्स पहले फोटोज एल्बम में किस तरह से होती थी, पेपर के ऊपर प्रिंटेड फोटोज होती थी जिसे एक एल्बम में लगाया जाता था, और अब डिजिटल फोटोज का जमाना आ गया है। मींस आप फोटोज को किसी भी डिजिटल कैमरा या आपके मोबाइल फोन से क्लिक करके उसी में सेव करते हैं, क्लाउड पर सेव करते हैं या किसी डिवाइस में, उसके हार्ड कॉपीज नहीं होती। तो इसका एक कंपैरिजन हमें इस पैसेज में दिया गया है और उसी पे बेस्ड हम पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। तो अब हम अपने जब क्वेश्चंस को देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू ट्रेडिशनल फोटो एल्बम्स एंड डिजिटल फोटो गैलरीज शेयर इन कॉमन। तो इसमें पूछा गया है कि दोनों एस्पेक्ट्स में कॉमन चीज क्या है, और ये एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढनी है। बोथ यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी टू स्टोर फोटोज, बोथ आर मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग पर्सनल एंड फैमिली मेमोरीज, both are tangible and can be passed down through generations, both rely on external power sources to function। ऑब्वियसली इसके आंसर के लिए हमें अपने पैसेज पर जाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम वैसे ही देखें तो इसमें ऑप्शन ए तो सही नहीं है। हमें जनरल नॉलेज से ही पता है क्योंकि जो हमारी ट्रेडिशनल फोटो एल्बम्स हैं उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती। ऑप्शन बी सही हो सकता है, ऑप्शन सी बोथ आर टेंजिबल एंड कैन बी पास डाउन थ्रू जनरेशंस, ये भी सही नहीं हो सकता क्योंकि डिजिटल फोटो गैलरीज टेंजिबल नहीं हो सकती। टेंजिबल मीन्स समथिंग जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, और डिजिटल फोटो गैलरीज को हम टच नहीं कर सकते। बोथ रिलाई ऑन एक्सटर्नल पास सोर्सेज टू फंक्शन। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में हमारी कंफ्यूजन है जो कि हमें पैसेज पढ़कर क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक एमसीक्यू है। What aspect of traditional photo albums makes them a cherished item for families? ट्रेडिशनल फोटो एल्बम्स में ऐसी क्या चीज होती है जो कि वो फैमिलीज के लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल एक धरोहर बन जाती हैं। ऑप्शन ए द कन्वीनियंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी द एबिलिटी टू स्टोर थाउजेंड्स ऑफ फोटोज, ऑप्शन सी द सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया दे प्रोवाइड, ऑप्शन डी द ऑप्शन टू एक्सेस देम फ्रॉम एनीवेयर। अब देखिए, ट्रेडिशनल फोटो एल्बम्स को हम कहीं से भी एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये तो एक हार्ड कॉपी है, जहां पर अवेलेबल है वहीं पर उसे देखा जा सकता है। तो हमें कॉमन सेंस से ही पता है कि ऑप्शन डी हमारा आंसर नहीं हो सकता। द कन्वीनियंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ट्रेडिशनल फोटो एल्बम्स में डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती। द एबिलिटी टू स्टोर थाउजेंड्स ऑफ फोटोज, ये भी ट्रेडिशनल फोटो एल्बम्स में नहीं होता, ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है डिजिटल फोटोज का। द सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया दे प्रोवाइड ओनली ऑप्शन है जो कि सही है, ये हमने अपनी जनरल नॉलेज पर ही आंसर कर लिया है। अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द पर्सनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद फोटो एल्बम्स इज इम्पोर्टेंट बिकॉज। तो हमने बताना है कि पर्सनल एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इसके लिए हम पैसेज पढ़ेंगे तो आंसर मिल जाएगा। रेक्टिफाई द गिवन फॉल्स स्टेटमेंट मींस ये स्टेटमेंट गलत है, इसमें जो गलती है उसे हमें ठीक करना है।
The main benefit that photo albums have over digital files is the sensory experience. Sensory means जिसे आप देखते हैं, experience of seeing something. तो ये जो सेंटेंस है ये कह रहा है कि फोटो एल्बम्स यानी कि जो हमारी प्रिंटेड वाली फोटो एल्बम्स है उनका मेन जो बेनिफिट है मींस उनका जो एडवांटेज है ओवर डिजिटल फाइल्स वो है कि सेंसरी एक्सपीरियंस. अब हम उन्हें देखने में कुछ अलग फील करेंगे अगर हम उसकी हार्ड कॉपी देख रहे हैं वर्सेस डिजिटल कॉपी, पर सेंसरी एक्सपीरियंस में कुछ गड़बड़ है क्योंकि सेंसरी एक्सपीरियंस तो सेम ही है चाहे आप उसकी प्रिंटेड कॉपी देखो चाहे डिजिटल कॉपी देखो, तो किसी और चीज का फर्क है जो कि हमें पैसेज से पता चलेगा. लिस्ट एनी वन वे द फोटो एल्बम्स कैन कंट्रीब्यूट टू एन एंजॉयबल फैमिली टाइम. तो इसमें हमें पैराग्राफ में आंसर लिखना है. और नेक्स्ट क्वेश्चन में why has it become cumbersome to create additional photo albums according to paragraph 5. पैराग्राफ 5 से हमें आंसर मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, why does the writer say that digital cameras have made taking the storing photos more convenient than ever. राइटर ये क्यों कहते हैं कि डिजिटल कैमराज ने फोटो खींचना और उन्हें स्टोर करना बहुत इजी बना दिया है. हाउ कैन वी से दैट डिजिटल फोटोग्राफ्स में नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट रियलिटी. अब डिजिटल फोटोग्राफ्स को हम एडिट कर सकते हैं, उनमें चेंजेस ला सकते हैं, लोगों के फीचर्स को बदल सकते हैं, इसलिए वो रियलिटी से डिफर कर सकती हैं, अलग हो सकती हैं. एक्सप्लेन व्हाई वी कैन से दैट द राइटर डिड नॉट चूज साइड्स. राइटर ने किसी का भी पक्ष नहीं लिया. क्यों? क्योंकि जब हम कंक्लूजन पढ़ेंगे पैसेज की तो हमें पता चलेगा कि वो एक ओपन एंडेड कंक्लूजन दे रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि दोनों ही चीजें अच्छी हैं, दोनों ही चीजों की कुछ नेगेटिव क्वालिटीज भी हैं. तो अब हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन और इसका आंसर ढूंढते हैं पैसेज से कि ट्रेडिशनल फोटोज और डिजिटल फोटोज में क्या चीज कॉमन है. तो हम अपने पैसेज के पैराग्राफ 1 पर आ जाते हैं. तो यहाँ पे लिखा हुआ है traditional photo albums and digital photo galleries are two primary methods for preserving personal and family memories, each with its own unique characteristics. तो दोनों में कॉमन चीज क्या है? preserving personal and family memories. Now we go to our question and question 1 में option B है both are memories of preserving personal and family memories. So this will be our answer. नाउ हमारे जो सेकेंड एमसीक्यू था इसके आंसर पर तो हम खुद ही पहुंच गए थे कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है. द सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया दे प्रोवाइड. और ये चीज अगर हम अपने पैसेज में देखें तो पैसेज में सेकंड पैराग्राफ में दिया है अ सेंस ऑफ रेमिनिसेंस. रेमिनिसेंस मींस पुराने टाइम को याद रखना, दैट इज नॉस्टैल्जिया. नाउ वी मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है. The personal experience associated with photo albums is important because. तो ये personal experience important क्यों है? इसका आंसर भी हमें पैसेज से मिलेगा. तो हम अपने पैसेज के सेकेंड पैराग्राफ में आ गए हैं. The process of selecting photos, printing them and placing them in an album can be a personal and intimate experience, allowing one to reflect on the moments captured. तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे? Because it allows us to reflect on the moments captured. तो इस तरह के फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन में आपने डायरेक्टली पैसेज से ही फ्रेज को लेकर ब्लैंक में फिट कर देना है. द फोर्थ क्वेश्चन इज कि हमें इस फॉल्स स्टेटमेंट को करेक्ट करना है कि जो बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है फोटो एल्बम की डिजिटल फाइल्स पे. इज इट द सेंसरी एक्सपीरियंस? सो लेट अस गो बैक टू आवर पैसेज एंड वी विल सी इन द थर्ड पैराग्राफ लाइन 1. One of the primary advantage of photo albums is their permanence. So advantage is permanence, not the sensory experience. तो हम वापस से अपने क्वेश्चन 4 में आएंगे, स्टेटमेंट को करेक्ट करेंगे. The main benefit of photo albums over digital files is the permanence. ठीक है, इस तरह से आप करेक्ट सेंटेंस लिख देंगे. Now in question number 5 we have to list any one way in which the photo album can contribute to an enjoyable family time. So my third paragraph की जो last line है उसमें दिया गया है albums also provide a sensory experience. Flipping through the pages
Feeling the texture of the paper and smelling the aging prints can evoke strong emotional responses. तो हम इस क्वेश्चन के आंसर में क्या लिख सकते हैं? What is the way in which they contribute to enjoyable family time? हम ये लिख सकते हैं that it creates shared experiences, क्योंकि हम मिल के पूरी फैमिली के साथ जब फोटो एल्बम को देखते हैं तो शेयर्ड एक्सपीरियंसेस क्रिएट होते हैं by passing it around at family gatherings. Now let us see question number 6. हमें बताना है कि एडिशनल फोटो एल्बम्स बनाना कम्बरसम क्यों हो गया है. हम अपने पैराग्राफ 5 पे चलते हैं. पैराग्राफ 5 में लिखा है फोटो एल्बम्स में कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं और उन्होंने डिसएडवांटेजेस सारी की सारी दी हुई है. इसमें से आप कोई भी डिसएडवांटेज लिख सकते हैं. हम ये भी लिख सकते हैं दैट द प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग, इट इज कॉस्टली एंड इट इज वल्नरेबल टू डैमेज ऑल्सो. तो हमारी जो फोटो एल्बम्स हैं वो खराब भी हो सकती हैं. तो इसमें से आप कोई भी रीजन दे सकते हैं. यू कैन राइट इट इज टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली, vulnerable to damage. Then the next question is of 2 marks. Why does the writer say that digital cameras have made taking and storing photos more convenient than ever? So अगर हम 6th पैराग्राफ देखें, इसमें लिखा गया है कि मेन एडवांटेज ऑफ डिजिटल फोटो गैलरीज इज द कन्वीनियंस एंड द कैपेसिटी. आप थाउजेंड्स ऑफ फोटोज को स्टोर कर सकते हैं, कहीं से भी उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सॉर्ट और कैटेगराइज कर सकते हैं, टैग्स लगा सकते हैं, डेट्स लगा सकते हैं, उन्हें शेयर कर सकते हैं इजीली ईमेल से, सोशल मीडिया से, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म से. तो सभी उनको आराम से और इंस्टेंटली देख सकते हैं. आप उन्हें एडिट भी कर सकते हैं. ये तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट आ गया क्योंकि वो रियलिटी से अलग हो जाती है. तो यहां तक की इंफॉर्मेशन से आप इस आंसर को लिख सकते हैं. Now we move to our next question, that is question number 8. हम ये कैसे कह सकते हैं कि डिजिटल फोटोग्राफ्स रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करती? जो कि हमने 6th पैराग्राफ की लास्ट लाइन में देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि डिजिटल फोटोग्राफ्स को एडिट कर सकते हैं, उन्हें एनहांस कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी इंप्रूव की जा सकती है, इम्परफेक्शंस करेक्ट की जा सकती है. लेकिन जब हम इम्परफेक्शंस को करेक्ट करते हैं या फिर फोटोज को एडिट करते हैं तो वो रियलिटी से अलग हो जाती हैं. इसीलिए हम इस आंसर में क्या लिखेंगे? that they don't represent reality because they can be edited. Now in the next question, writer ने sides क्यों नहीं ली हैं? इसके आंसर में हम ये लिखेंगे उन्होंने sides नहीं ली because he has given the pros and cons of both. मीन्स उन्होंने दोनों ही प्रिंटेड फोटोज की एल्बम की और डिजिटल फोटोज की एल्बम की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दी हैं और एंड में भी उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है. उन्होंने ओपन एंडेड छोड़ दिया है. उन्होंने सिर्फ दोनों की अच्छी और बुरी बातें डिस्कस की हैं. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पैसेज विच इज अ रिपोर्ट. अब ये हमारे पास एक रिपोर्ट दी गई है. स्टूडेंट काउंसिल अनवील्स स्कूल्स फर्स्ट स्टूडेंट मेड ड्रोन प्रोग्राम और इसके राइटर का नाम दिया है जो कि स्टूडेंट काउंसिल के सेक्रेटरी हैं और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आइए उन्हें देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है कि हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है. द मोस्ट लाइकली रीजन व्हाई द काउंसिल सेक्रेटरी वाज चोजन टू ड्राफ्ट द रिपोर्ट. तो ये रिपोर्ट सेक्रेटरी ने क्यों लिखी, इसका रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि हम ये कह सकते हैं ये एक जनरल क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें रिपोर्ट से नहीं मिलेगा, कंटेंट से नहीं मिलेगा. तो जनरल क्वेश्चन के आंसर में हम लिख सकते हैं कि जो सेक्रेटरी होता है किसी भी स्टूडेंट काउंसिल का, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारी इंफॉर्मेशन को आगे दे. तो इसीलिए सेक्रेटरी ने ये रिपोर्ट लिखी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें इस ब्लैंक को फिल करना है. द टर्म ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट सजेस्ट दैट द प्रोजेक्ट इज डैश एंड रिफ्लेक्ट्स अ लेवल ऑफ क्रिएटिविटी. तो इसमें हमें सिर्फ ये बताना है कि ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है. ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब ये होता है कि कोई चीज जो कि यूनिक है, जो कि अपने टाइम से पहले ही आ गई है, तो वो इसलिए यूनिक है, नई है, इसलिए उसे ग्राउंड ब्रेकिंग कहा जाता है.
कोई चीज जो कि इनोवेटिव है, नई है, ठीक है, तो ग्राउंड ब्रेकिंग का इसमें से कोई भी एक मतलब आप इस ब्लैंक में लिख सकते हैं. What was the primary goal of the student council's drone program at National Public School? हमारे पास चार ऑप्शंस हैं. टू encourage teamwork and creativity among students, to demonstrate the latest drone technology to the public, to generate interest in aerial photography, to promote engineering skills and provide hands-on experience. इसके आंसर के लिए हमें अपने पैसेज को पढ़ना होगा. फोर्थ क्वेश्चन है कि स्टूडेंट काउंसिल, who did student council turn to ensure safety and regulatory compliance? इसका आंसर भी हमें पैसेज से मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the most likely purpose of showcasing the capabilities of the drones? ये आंसर भी पैसेज से मिलेगा. What in the passage suggests that the live drone demonstration aimed to engage, excite the audience? The next one is, what skills are the students expected to develop through the photography contest using drones? Explain how the student council's drone program at National Public School aligned with the school's goals of promoting holistic education. तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो दे चुके हैं कि सेक्रेटरी को इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी रिपोर्ट लिखने की क्योंकि ये सेक्रेटरी का काम होता है टू टाइप द रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट द इवेंट्स एंड मेंटेन द रिकॉर्ड्स. और सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर हम दे चुके हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग का क्या मतलब है. थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है कि स्टूडेंट काउंसिल के ड्रोन प्रोग्राम का प्राइमरी गोल क्या था. तो हम अपने पैसेज पर चलते हैं और यहाँ पे देखिए, दे नोटेड दैट द प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग व्हाइल प्रमोटिंग टीम वर्क एंड क्रिएटिविटी. सो अब हम अपनी ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन डी, टू प्रमोट इंजीनियरिंग स्किल्स एंड प्रोवाइड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. सो यही हमें वहां पैसेज में भी मिला था. आंसर इज ऑप्शन डी. हु डिड द काउंसिल टर्न टू इंश्योर सेफ्टी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस? The student council collaborated with local engineers and technology experts to ensure safety and compliance with regulations. So यहाँ पे देखिए, local engineers third है, technology experts fifth है, third and fifth, that is option D will be our answer. What was the most likely purpose of showcasing the capabilities of the drones during the event? During the event, the council members demonstrated a live drone flight showcasing the capabilities of the drones built by the students. They performed a variety of maneuvers including aerial photography and obstacle course navigation. तो हम अपने इस आंसर में ये लिख सकते हैं that the purpose was to highlight the success and potential of student made drone program. या फिर हम ये भी लिख सकते हैं टू इलस्ट्रेट द टेक्निकल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट्स. या फिर हम ये भी लिख सकते हैं टू ले एम्फसिस ऑन द एजुकेशनल वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम. और ये भी पर्पस हो सकता है टू इनकरेज मोर पार्टिसिपेशन. Now in the next question, what is the passage suggests that the live drone demonstration aim to engage and excite the audience? So हमने पैसेज में जो थर्ड पैराग्राफ पढ़ा था उसकी लास्ट लाइन को देखते हैं. They performed a variety of maneuvers including aerial photography and obstacle course navigation. तो ये जो aerial photography and obstacle course navigation है, that aim to engage and excite the audience. तो हम अपने आंसर में लिखेंगे that they performed aerial photography and obstacle course navigation with the aim to engage and excite the audience. Next question, what skills are the students expected to develop through the photography contest? तो इसके लिए हम अपने रिपोर्ट पर चलते हैं. So this question is of 2 marks. तो इसमें हमने 2 पॉइंट्स लिखने हैं. तो 2 पॉइंट्स में पहले तो हम ये लिख सकते हैं that they will learn the technical skills of making drones and operating drones. और सेकेंडली हम लिख सकते हैं enhance their photography skills, focusing on composition, framing and capturing the unique aerial perspectives of the drones when they are flying. Explain how Students Council's drone program
aligns with the school's goal of promoting holistic education. Now this question is also of 2 marks. तो इसके लिए हमें एक पैराग्राफ में आंसर लिखना है. अब देखिए ये जो ड्रोन प्रोग्राम है स्टूडेंट काउंसिल का, इट इज अ मल्टी डायमेंशनल लर्निंग एक्सपीरियंस. बच्चों को बहुत सारी अलग अलग चीजों के बारे में सीखने को मिलेगा, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन विद लोकल इंजीनियर्स एंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स. तो इससे क्या होगा, उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक एजुकेशन होगी. Now we move ahead to the next section, section B of writing skills, which is of 22 marks. इसमें जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है ईमेल राइटिंग का. You are Preeti Saraswat from Uttarakhand. Write an email in 50 words to your principal requesting early commencement of winter uniform. Include a valid reason. You may copy this template. आपने इसी टेम्पलेट में अपना ईमेल लिखना है और ऐसा ही एक टेबल ड्रॉ करना है अपनी आंसर शीट में. फ्रॉम में आप ईमेल आईडी लिखेंगे, सेंडर का जो नाम है उसी से आप एक ईमेल आईडी बना सकते हैं, जैसे कि प्रीति सरस्वत @gmail.com. ठीक है, इस तरह से आप सेंडर का ईमेल आईडी लिख देंगे. 2 में हम ये जो ईमेल है प्रिंसिपल को भेज रहे हैं, तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल डॉट, कोई भी स्कूल का नाम ले सकते हैं, jjschool@gmail.com. सीसी में उन्होंने दिया ही हुआ है principal.vjschool@gmail.com. डेट February 20 दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है, और सब्जेक्ट में हम लिखेंगे रिक्वेस्ट अर्ली कमेंसमेंट ऑफ विंटर यूनिफॉर्म यूजेज. उसके बाद आएगी हमारी जो मेन ईमेल है, उसमें हम पहले सैल्यूटेशन लिखेंगे, डियर मैडम, और फिर हमारा कंटेंट आएगा दैट दिस इज टू रिक्वेस्ट यू दैट द अर्ली कमेंसमेंट ऑफ विंटर यूनिफॉर्म यूजेज शुड बी इम्प्लीमेंटेड बिकॉज सडनली इट हैज गॉन वेरी कोल्ड. दिस शैल इंश्योर कंफर्ट फॉर द स्टूडेंट्स. अब हम ये रीजन दे रहे हैं कि हम क्यों चाहते हैं, बिकॉज जैसे कि टेम्परेचर एकदम से ठंडा हो गया है, तो स्टूडेंट्स की कंफर्ट रहेगी, उनको वेलबींग रहेगी, वो बीमार नहीं पड़ेंगे और वो पढ़ाई बेटर कर सकेंगे. उसके बाद आएगा हमारा क्लोजिंग, थैंक यू, वार्म रिगार्ड्स, योर सिंसियरली प्रीति सरस्वत, क्लास लिख सकते हैं, क्लास 10. ठीक है, इस तरह से हम अपना ईमेल लिख देंगे. अब अगर आप सैंपल पेपर में दिए गए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे ना, तो उसमें एक आपको कंफ्यूजन लगेगी कि उन्होंने सीसी में भी प्रिंसिपल का नाम लिखा हुआ है, और प्रिंसिपल तो हमारे मेन रेसिपिएंट हैं, तो हमने जो 2 है उसमें भी प्रिंसिपल का ही ईमेल आईडी लिखा है. तो प्लीज घबराइए मत, ये बिल्कुल करेक्ट है. आप सीसी वाले कॉलम को खाली छोड़ देना जब आप अपना आंसर लिखोगे. अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स ऑफ अ पजल दैट यू परचेज रिसेंटली. तो ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का क्वेश्चन है. तो आपने पजल की कुछ जो खासियत है वो लिखनी है, जैसे कि आप लिख सकते हैं कितने पीसेस की पजल है, 1000 पीसेस की पजल है, जिगसॉ पजल है, या फिर अगर उससे ज्यादा है 10,000 तक के पीसेस की पजल भी आती है, आप वो भी लिख सकते हो. फिर आप लिख सकते हो कि पजल में पैटर्न क्या है, जैसे कि कोई ग्लोब या फिर मैप हो सकता है किसी कंट्री का या फिर वर्ल्ड का. और आप ये भी बता सकते हैं कि टोटल पजल का साइज कितना है, फॉर एग्जाम्पल 24 बाय 18 इंचेस. ठीक है, और फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि कौन सी ब्रांड की है, उसकी पैकेजिंग कैसी है, और उसकी क्वालिटी अच्छी है, हाई क्वालिटी की है, उसकी जो इमेज है वो बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छी है, कार्डबोर्ड की क्वालिटी काफी थिक है, बढ़िया है, ड्यूरेबल है, वाटरप्रूफ भी अगर है तो वो भी लिख सकते हैं. फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि मैप में क्या क्या चीजें दिखाई गई हैं, सारी सीज मार्क्ड हैं, सारी कंट्रीज मार्क्ड है, मैप किस तरह का है, वो एक पॉलिटिकल मैप है या फिर फिजिकल मैप है, ये भी आप लिख सकते हैं. तो इस तरह से आपने इस पजल बॉक्स को डिस्क्राइब करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ द सिटी एड्रेसिंग द इशू ऑफ केयरलेसनेस इन ट्रांसपोर्टेशन हैबिट्स एंड एडवोकेटिंग फॉर इनिशिएटिव्स टू प्रमोट कारलेसनेस इन द कम्युनिटी. Deliberate on the environmental, health and social benefits of reducing reliance on cars and propose specific measures to encourage alternative modes of transport. Also emphasize the importance of community engagement and collaboration in achieving a more sustainable and livable city.
आपके पास जो मेन कोर्स बुक में यूनिट 3 है साइंस का, वहां से आपने आइडियाज लेने हैं और 120 वर्ड्स में ये लेटर लिखनी है। सो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट तो हम सबको पता है। अगर आपको उसके लिए लेसन नोट्स चाहिए तो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी और वो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने सब्जेक्ट में क्या लिखना है, मूव फ्रॉम केयरलेसनेस टू कारलेसनेस। अगर आप अपनी मेन कोर्स बुक का यूनिट 3 साइंस देखेंगे पेज नंबर 87, तो वहां पर हमें ये जो मेन जो टाइटल है केयरलेसनेस टू कारलेसनेस वो दिया गया है और उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने अपनी लेटर में इंक्लूड करने हैं। सबसे पहले तो हम मेयर के जो एफर्ट्स हैं उसे अप्रिशिएट करेंगे और फिर हम ये कहेंगे कि जो लोग ज्यादा कार यूज करते हैं वो लाइफस्टाइल किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को, पब्लिक हेल्थ को, कम्युनिटी की वेलबींग को हार्म करता है। फिर हम एम्फेसिस देंगे कि कार्स की जो रिलायंस है उसे कम करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि उससे हमारी एनवायरनमेंट अच्छी होगी, लोगों की हेल्थ अच्छी होगी जब वो कार्स छोड़ के साइकिलिंग करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, उससे हमारी जो एनवायरनमेंट है उससे पोल्यूशन कम होगा। ईवीज यूज कर सकते हैं, सोलर रिक्शाज यूज कर सकते हैं और हम कुछ ऐसे मेजर्स प्रपोज करेंगे अपने थर्ड पैराग्राफ में जिसमें हम कहेंगे कि किस तरह के मेजर्स यूज करने चाहिए ताकि कारलेसनेस प्रमोट हो सके। हमें अलग से लेन्स बनानी चाहिए, साइकिल लेन्स, जिससे कि साइकिल्स आराम से सड़क पर जा सकें। पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली इनिशिएटिव्स लेने चाहिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसे। और साथ ही साथ जितने लोग हैं उन्हें भी इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स यूज करने चाहिए जिससे कि वो अपनी हेल्थ को भी सुधार सकें और पूरी एनवायरनमेंट को भी सुधार सकें। और फिर आप लेटर को कंक्लूड कर देंगे ग्रैटिट्यूड के साथ, मेयर को थैंक्स करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और ये आशा करेंगे कि वो जल्द से जल्द एक्शन लेंगे टू स्विच फ्रॉम केयरलेसनेस टू कारलेसनेस एंड देन द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग विल कम। Now in 5B, you have to write a letter to the Director of Geological Survey advocating for concerted efforts to preserve and protect geological heritage sites. Discuss the importance of these sites and highlight the threats they face. Propose measures to conserve the valuable natural assets. जो भी इंफॉर्मेशन आपकी मेन कोर्स बुक के यूनिट 4 एनवायरनमेंट में दी गई है उस पर बेस्ड आपने ये लेटर लिखनी है जिसमें कि आपका मेन जो सब्जेक्ट है वो है एफर्ट्स टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स और ये लेटर भी 120 वर्ड्स में लिखनी है। और हमारे पास ये ऑप्शन है 5A और B में से हमें कोई भी एक लेटर अटेम्प्ट करनी है। तो इस लेटर में हमारी बॉडी में हम क्या क्या लिख सकते हैं, साइंटिफिक, एजुकेशनल एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस ऑफ आवर हेरिटेज साइट्स, वो हमें बहुत कुछ सिखाती भी हैं, एजुकेशनल भी हैं, हमारे पास्ट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में सिखाती हैं, साथ ही साथ वो बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करती हैं। फिर हम बताएंगे कि क्या क्या थ्रेट्स फेस कर रही हैं वो, जैसे कि अर्बन डेवलपमेंट, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से वो डैमेज हो जाती हैं, वैंडलिज्म, लोग उनको जो राइटर्स हैं वो उनको डैमेज करते हैं। और हम बता सकते हैं कि ये जो डैमेज है ये इरिवर्सिबल है, जिस वजह से ये जो साइट्स हैं, जो हमारी धरोहर हैं, वो खत्म हो सकती हैं। इसलिए हम कहेंगे कि प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने बहुत जरूरी हैं। और फिर हम कुछ सुझाव देंगे जैसे कि लोगों के साथ कोलैबोरेट किया जा सकता है, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया जा सकता है, जो कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें ये काम दिया जा सकता है ताकि ये जो हेरिटेज साइट्स हैं इन्हें हम कंजर्व कर सकें। और फिर हम कंक्लूड करेंगे, हम डायरेक्टर को एक अपील देंगे कि वो इस काम को बहुत ही रिस्पॉन्सिबल समझे या जरूरत समझे इस काम की और इसे जिम्मेदारी से निभाएं और कुछ एक्शन ले फॉर द कंजर्वेशन ऑफ दीज sites. And then our complimentary closing will come, yours sincerely, signature and name. नेम हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो हम कोई भी नाम लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन 6 में भी हमारे पास चॉइस है, आर्टिकल राइटिंग में A और B दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, कोई भी एक हमें अटेम्प्ट करना है। 6A जो क्वेश्चन है ये हमारे मेन कोर्स बुक की यूनिट 5 ट्रैवल एंड टूरिज्म पर बेस्ड है। टूरिज्म इन इंडिया हैज बीन ऑन द राइज, राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 150 वर्ड्स। और आपका नाम दिया गया है गौरव तनेजा, क्लास 10B, आप यही लिखेंगे अपने आंसर में। आपको बताना है कि इंडिया में टूरिज्म बहुत बढ़ गया है 2021 के बाद, कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो बढ़ा है
और क्या रिकमेंडेशंस हैं जिससे वो और ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसके आंसर में कुछ हमें क्लूज दी गई हैं क्वेश्चन में ही, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि टूरिज्म को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करते हैं और क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं जिससे कि वो और ज्यादा बढ़ सकता है। सो मेन कोर्स बुक के पेज नंबर 168 में अतिथि देवो भव दिया गया है। हम ये भी लिख सकते हैं कि हम गेस्ट को एक भगवान का दर्जा देते हैं, इसलिए इंडिया में गवर्नमेंट ने इनक्रेडिबल इंडिया जैसे जो इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं उनका एम यही है कि टूरिज्म को बढ़ाया जाए और इंटरनेशनली ग्लोबली इंडिया की जो कल्चरल हेरिटेज है उसमें लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया है। बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज जैसे कि ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, इनसे भी टूरिज्म इम्प्रूव हुआ है। और फिर हम रिकमेंडेशंस क्या देंगे किस तरह से टूरिज्म और इम्प्रूव हो सकता है। सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस टू प्रिजर्व नेचुरल एंड कल्चरल रिसोर्सेज, रूरल टूरिज्म करना चाहिए, अलग अलग डेस्टिनेशंस को इम्प्रूव करें, उनको भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनाएं ताकि लोगों के पास और भी ज्यादा चॉइसेस हों। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए ताकि जो टूरिस्ट आता है उसे सेफ फील हो। नीश टूरिस्ट सेगमेंट्स जैसे कि वेलनेस टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म, ये भी डेवलप होने चाहिए। And there should be a collaboration between the government and the private sector and local communities to ensure inclusive growth and development. और फिर आप ये प्रिडिक्शन भी दे सकते हैं कि जिस तरह से इंडिया में टूरिज्म बढ़ रहा है वो फ्यूचर में भी बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ रही है तो वो ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं, अर्बनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है, नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, लोगों को अलग अलग जगहों पे ट्रैवल करने का, एक्सपीरियंसेस गेन करने का एक नया क्रेज आ रहा है जिसकी वजह से टूरिज्म बढ़ने वाला है फ्यूचर में। तो जो सेकेंड आर्टिकल है वो है ऑन द टॉपिक ऑफ एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन। जो हमारे मेन कोर्स बुक के यूनिट 2 में जो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में दिया गया है कि हम अलग अलग जगहों के अलग अलग नीड्स के बच्चों को एक ही क्लास में इन्वॉल्व करें, उसके बारे में लिखना है कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से उसे और ज्यादा प्रमोट किया जा सकता है। तो पहले तो हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, फिर उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फायदे हैं कि बच्चों को और ज्यादा अलग अलग चीजें सीखने को मिलती हैं और उन्हें डाइवर्सिटी मिलती है, मीन्स वो अलग अलग टाइप के बच्चों के साथ जब पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनकी सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट होती है और वो रियल वर्ल्ड में कदम रखने के लिए केपेबल बन जाते हैं। And what is the importance of fostering inclusive school environment? It promotes diversity and acceptance. जब हमारी क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे हैं तो सभी एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, उससे स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाती है। तो उसे हम कैसे और ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं? पॉलिसी मेकर्स और जो एजुकेटर्स हैं वो इस चीज को प्रमोट करें, इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करें, पॉलिसी रिफॉर्म्स होने चाहिए ताकि इंक्लूसिव एजुकेशनल पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जा सके, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए, टीचर्स की इस तरह से ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को भी अपनी क्लास में इंक्लूड कर सके। एंड देयर शुड बी कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप बिटवीन स्कूल्स, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिसेबिलिटी एडवोकेसी ग्रुप्स टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ इंक्लूसिविटी। अब हमारा सेक्शन सी आ जाता है ग्रामर का, ये 10 मार्क्स का है। इसमें जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। तो पहले इसको पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल वी डैश प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस सच एज रेगुलर एक्सरसाइज एंड हेल्दी ईटिंग हैबिट्स टू प्रमोट ओवरऑल वेलबींग। वी कैन, शुड और मस्ट, वी शुड। Individuals should also dash in mindfulness activities, have engaged, engage, being engaged. Individuals should also engage in mindfulness activities such as meditation or yoga to improve mental health. Additionally, seeking support from friends, family or mental health professionals dash time one feels overwhelmed can contribute to a balanced and fulfilling lifestyle. एवरी, सम, एनी, इसका आंसर है एनी टाइम। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक पैराग्राफ है जिसमें के कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं, तो हमें उस टेबल को फिल करना है और जिस तरह से पहला स्टेटमेंट, पहला पार्ट हमारे पास किया गया है एग्जाम्पल, उसी तरह से बाकी को सॉल्व करना है।
The science is clear to avoid the worst impacts of climate change. Emissions need to be, तो यहाँ पे क्या आएगा, emissions need to reduce by almost half by 2030 and reach net zero by 2050. Achieve this, we need to end our reliance. Now यहाँ पे error है 2050. To achieve this, we need to end our reliance on fossil fuels and invest in alternative sources of energy that clean, accessible, affordable, sustainable, that are clean, accessible, affordable, sustainable, and reliable. The next question: rearrange the following jumbled words in the given dialogue to create a meaningful sentence. Person X कहता है, we as a nation are integrated into one unit. You know this, right? Person Y कहता है, I do, but I'd appreciate knowing a little more, please. तो person X फिर से जो सेंटेंस बोलता है ये जम्बल्ड है, तो इससे हमें पता लग रहा है ना कि नेशनल इंटीग्रेशन की बात हो रही है. अब देखिए ये जो जम्बल्ड सेंटेंस है इसे अनजम्बल करना है, और अनजम्बल करके हमारा आंसर क्या बनेगा, नेशनल इंटीग्रेशन विच रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ यूनिफाइंग डाइवर्स कम्युनिटीज विद इन अ नेशन इनटू अ कोहेसिव होल is essential for fostering social harmony and stability. इस तरह से हमने इसे अनजम्बल करना है. Report the dialogues to complete the paragraph that follows. Student 1 कहता है, I've decided to become a mathematician. Student 2 कहता है, really? Why? Student 1 कहता है, because I already excel at dividing my attention between homework and video games. Student 1 told student 2 that they wanted to become a mathematician. यहाँ पे they नहीं होगा, he होना चाहिए. Student 2 was taken by surprise and dash. Student 2 was taken by surprise and he asked why. या फिर हम लिख सकते हैं and inquired the reason. Student 1 exclaimed dash their attention between homework and video games. यहाँ पे आना चाहिए his. वो सिर्फ अपनी बात कर रहा है, तो हम लिखेंगे Student 1 exclaimed that he had already excelled at dividing. यहाँ पे देखिए लिखा है because I already excel at dividing, तो ये क्या लिखेंगे, he had already excelled at dividing. बाकी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है his attention between homework and video games. Now we come to section D, literature textbook, which is for 26 marks. Now in this, first we have passages given from the lessons and we have to attempt any 2 passages out of the given 3 passages. तो हम एक पैसेज को छोड़ सकते हैं. पहला पैसेज मिसेस पैक्लेटाइट टाइगर से है और इस पे बेस्ड जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इम्पैक्ट डिड लुइजा मेबिन विश टू क्रिएट ऑन मिसेस पैक्लेटाइट. जब मिसेस पैक्लेटाइट से लुइजा कहती है हाउ अम्यूज्ड एवरीवन वुड बी इफ दे न्यू व्हाट रियली हैपेंड, तो वो क्या करना चाहती है, वो मिसेस पैक्लेटाइट को अनसेटल करना चाहती है, उसे डराना चाहती है, क्योंकि वो उसे कहना चाहती है कि मुझे सच पता है कि टाइगर हंट पे क्या हुआ था. वो उसे अनईजी फील कराना चाहती है ताकि वो उससे पैसे निकलवा सके. सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड पैक्लेटाइट आस्क लुइजा व्हाट शी मेंट बाय हर कमेंट. वो उससे इसलिए पूछती है बिकॉज उसे ऐसे लग रहा था कि मिसेस मेबिन ये कहना चाहती है कि उसे पता है कि सच्चाई क्या है, इसीलिए वो उससे पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है. थर्ड क्वेश्चन, What feelings did the speed of Mrs. Packletite's response reflect? तो हमें कोई भी 2 फीलिंग्स बतानी है. मिसेस पैक्लेटाइट जब उससे पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, इससे पता लगता है कि उसे एंजाइटी हो रही है और साथ ही साथ उसे डिस्कम्फर्ट हो रहा है जब मिसेस मेबिन ऐसे बोलती है. What does the writer mean by disagreeable pleasant laugh? Disagreeably pleasant laugh का क्या मतलब है? On the face the laughter was very pleasant and friendly, लेकिन ऐसे लग रहा था कि उसके नीचे there's an underlying mockery, means वो उसका मजाक उड़ा रही है या फिर वो उसको चीट करना चाहती है.
वैसे तो लग रहा था कि बहुत फ्रेंडली वे में हंस रही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी लग रहा था कि उसकी फ्रेंडलीनेस के पीछे उसका कोई अपना मोटिव है जिसे वो पूरा करना चाहती है। जो सेकेंड एक्सट्रैक्ट है ये जूलियस सीजर से लिया गया है। ओ जजमेंट, दाउ आर्ट फ्लेड टू ब्रिटिश पीस एंड मेन हैव लॉस्ट देयर रीजन, bear with me, my heart is in the coffin there with Caesar, and I must pause till it come back to me. First citizen, methinks there is much reason in his saying, second citizen, if thou consider rightly of the matter, Caesar has had great wrong. What does the phrase, O judgment, thou art fled to brutish beast, tell us about the speaker's thought? इससे हमें पता लगता है कि स्पीकर को ये लग रहा है कि देर इज अ लैक ऑफ लॉजिक एंड सेंस। मीन्स लोगों की जो जजमेंट है वो खत्म हो गई है, इसलिए वो जजमेंट को कह रहा है कि तुम ब्रूटिश बीस्ट के पास चली गई हो। मीन्स अब तुम खत्म हो गई हो, तुम नर्क में चली गई हो। अब लोगों की जजमेंट करने की, लॉजिक की जो सेंस है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। Next question, select the line that indicates the speaker's deep grief and emotional connection with Caesar. यहाँ पे जब वो कहता है My heart is in the coffin there with Caesar, इससे पता लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा दुखी है। What do the responses of the first and second citizens reflect about the impact of the speaker's words? इससे हमें पता लगता है कि स्पीकर के वर्ड से अब वो सीजर का साथ दे रही हैं, उनके थॉट प्रोसेस में चेंज आ रहा है। दे आर बिगिनिंग टू क्वेश्चन द किलिंग ऑफ सीजर। ये हमें कैसे पता लगता है? जो फर्स्ट सिटीजन है वो कहता है मी थिंक्स देर इज मच रीजन इन हिज सेइंग्स, मीन्स वो अब कन्विंस हो रहा है मार्क एंटनी की बातों से। सेकेंड सिटीजन कहता है इफ दाउ कंसिडर राइटली ऑफ द मैटर, सीजर हैज हैड ग्रेट रॉन्ग, मीन सीजर के साथ बहुत गलत हुआ है। तो सभी लोग अब धीरे धीरे मार्क एंटनी की बातों से कन्विंस हो रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन, what about the extract signifies shifting sentiments among the citizens? शिफ्टिंग सेंटिमेंट्स किससे पता लगते हैं? जब हमारा जो सेकेंड सिटीजन है वो कहता है सीजर हैज हैड ग्रेट रॉन्ग, मीन सीजर के साथ बहुत गलत हुआ है। इससे पता लग रहा है कि पहले उन्हें लग रहा था कि सीजर को मारना जस्टिफाइड है और अब उन्हें ऐसे लग रहा है कि हाँ सीजर के साथ कुछ इनजस्टिस हुई है। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पटोल बाबू से लिया गया है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन है व्हाई वाज द क्वेश्चन अबाउट डायलॉग क्रिटिकल फॉर पटोल बाबू? क्रिटिकल था, इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पटोल बाबू को ऐसा लगता था कि रोल तभी इंपॉर्टेंट है अगर उसमें कोई डायलॉग भी होगा। Second question, how does Patol Babu's previous acting experience play a role in the casting decision? जब कास्टिंग डायरेक्टर उसे कहता है कि मैं आपको इसलिए सिलेक्ट करना हूँ, आपसे मिलने इसलिए आया हूँ क्योंकि एक स्पीकिंग पार्ट है और इसके लिए मैं ऐसे ही किसी को भी नहीं ले सकता, उससे ये पता लगता है कि पटोल बाबू पहले भी एक्टिंग करते थे, इसीलिए उन्हें सिलेक्ट किया गया है। Third question, what does the casting director's statement, I wouldn't have come to you for just a walk-on part, reveal about his opinion of Patol Babu's acting skills? इससे पता लगता है कि उसे लगता है कि पटोल बाबू बहुत अच्छे एक्टर हैं, तभी वो उसे खास तौर पे मिलने आया है और उसे एक बहुत ही अच्छा रोल ऑफर कर रहा है जिसमें के डायलॉग्स भी हैं। इसी वजह से वो कहता है कि अगर ऐसे ही कोई चालू सा रोल होता तो मैं आपको खास तौर पे मिलने ना आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन डू पटोल बाबू एंड द कास्टिंग डायरेक्टर हैव? किस तरह की बातचीत होती है उनकी? इट इज अ प्रोफेशनल लेवल, या फिर हम उसे बिजनेस लाइक भी कह सकते हैं। तो जो हमारा पटोल बाबू है उसकी जो डायरेक्टर है मिस्टर मलिक, उसके साथ बात बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से होती है। अब यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हमें 40 वर्ड्स में लिखने हैं और हमारे पास 6 क्वेश्चंस होंगे, कोई भी 5 करने हैं तो आप एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। हाउ डू जेकोपो एंड निकोला शो देयर डेडिकेशन एंड लव फॉर देयर फैमिली मेंबर इन टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना? तो उनकी फैमिली मेंबर कौन है? उनकी बहन है लूसिया जो कि पोलेटा में एक हॉस्पिटल में है, उसका इलाज चल रहा है ट्यूबरक्लोसिस का।
तो वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं ताकि वो उसके हॉस्पिटल का खर्चा उठा सकें। अलग अलग काम करते हैं, जैसे कि शू शाइन करते हैं, स्ट्रॉबेरीज बेचते हैं, टूरिस्ट को गाइड करते हैं, न्यूज़पेपर्स बेचते हैं, लोगों के छोटे छोटे काम करते हैं, विजिटर्स को शहर घुमाते हैं। और हर संडे को वो अपनी बहन को मिलने के लिए पुलेटा नाम के गांव में जाते हैं। कभी वो साइकिल हायर करके जाते हैं, एक बार वो ऑथर की मदद से जाते हैं। तो वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, छोटे छोटे से ही हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और सेक्रीफाइसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरप्रेट इमेजरी एंड सिंबोलिज्म in the rhyme of ancient mariner as elements that contribute to the poem's overarching themes of retribution and redemption. Retribution means किसी को गलत काम की सजा देना। Redemption means जब आपको अपना गिल्ट महसूस हो रहा है तो आप उसे ठीक करना चाहते हैं, आप अपनी गलत काम के लिए माफी चाहते हैं, उसके लिए आप अपने आप को सिन से बचाना चाहते हैं, इसलिए आप रिडेम्पशन करते हैं। किस तरह से हमारे इस पोएम में इमेजरी और सिंबोलिज्म यूज हुआ है रेट्रिब्यूशन और रिडेम्पशन को दिखाने के लिए। जब हमारा एंशिएंट मैरिनर एक अल्बाट्रोस बर्ड को किल कर देता है, जो कि एक इनोसेंट बर्ड है, दैट शोज द सिन दैट ही हैज कमिटेड, और उस सिन के लिए उसे क्या सजा मिलती है? उसकी शिप बीच पानी में रुक जाती है। द पोएट सेज इट इज एज स्टिल एज अ पेंटेड शिप ऑन अ पेंटेड ओशन। तो जिस तरह से पेंटिंग में एक शिप बिल्कुल स्टिल रहती है, उसी तरह से उनकी शिप भी पानी के बीचों बीच खड़ी हो जाती है। बहुत ही गर्म सन है जिसे वो ब्लडी हॉट कहते हैं। स्लाइमी क्रीचर्स स्विम करते हैं, विचेस ऑयल की तरह समुद्र में से गरम गरम धुएं निकलते हैं। उनके पास पीने के लिए कोई भी पानी नहीं है। वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। इस तरह से अलग अलग इमेजेस क्रिएट की गई हैं उनके रेट्रिब्यूशन को शो करने के लिए, पनिशमेंट जो उन्हें मिलती है। और रिडेम्पशन को किस तरह से शो किया गया है? वो जो सिंबल है दैट द अल्बाट्रोस इज हैंगिंग अराउंड हिज नेक, दैट इज द सिंबल टू शो हिज रिडेम्पशन। किस तरह से वो अपने गिल्ट को एक्सेप्ट करता है कि उसने गलत काम किया बाय किलिंग द इनोसेंट अल्बाट्रोस बर्ड। और फिर बाद में भी वो ये कहानी अलग अलग लोगों को सुनाता है अपने गिल्ट को एक्सेप्ट करने के लिए और माफी मांगने के लिए फॉर द सिन दैट ही हैज कमिटेड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज लॉरेंस एक्सप्लोर द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इन स्नेक? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चलती है। पहली कॉन्फ्लिक्ट तो ये है कि उसकी जो नेचुरल रिस्पॉन्स है स्नेक को देख के, वो उसे एक गेस्ट मानता है, उसे भगवान का दर्जा देता है, बहुत इज्जत देता है और चुपचाप लाइन में वेट कर रहा है कि स्नेक पानी पी के चला जाएगा, उसके बाद मैं पानी पीऊंगा क्योंकि वो मेरा मेहमान है, वो भगवान के जैसा है, वो उसे किंग ऑफ किंग्स कहता है। और दूसरी तरफ उसके अंदर जो उसकी एजुकेशन की वॉइसेस हैं, वो कहती है कि अगर तू इंसान है, अगर तेरे में हिम्मत है, तू अभी के अभी से मार देगा, एक वुड का टुकड़ा उठा और उसे मार दे, क्योंकि ये एक पॉइजनस स्नेक है, ये खतरनाक है। तो ये टेंशन उसके अंदर चलती है बिटवीन हिज ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स एंड द सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस टुवर्ड्स नेचर। Now the next question is, analyze Brutus' reasoning for joining the conspiracy against Julius Caesar in the excerpt of Shakespeare's play Julius Caesar. ब्रूटस क्या रीजन देता है कि वो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा क्यों बन रहा है? क्योंकि वो कहता है कि वो रोम का भला चाहता है, वो रोम की तरफ लॉयल है। तो उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चलती है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? एक तरफ उसका दोस्त है, तो वो दोस्त की तरफ लॉयल होगा, जूलियस सीजर की तरफ लॉयल होगा, या फिर अपनी कंट्री रोम की तरफ लॉयल होगा, क्योंकि उसे लगता है कि जूलियस सीजर बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो गया है और इस वजह से वो एक टायरेंट बन रहा है, वो अपना ही राज चलाने लगा है जिससे कि रोम के लोगों का बुरा होगा। इसी वजह से वो इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बनता है। Discuss how Shakespeare's sonnet, not marble nor the gilded monuments, conveys the theme of immortality through poetry. शेक्सपियर ने बहुत क्लियरली इस सोनेट में कहा है कि उनकी जो पोएट्री है वो आने वाली पोस्टेरिटी पढ़ेगी, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, जबकि जो स्टोन के स्टैचूज हैं और जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो तो टाइम के साथ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, रूइन बन जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, लेकिन
जो पोएट्री लिखी गई है और जो पोएट्री के थ्रू उन्होंने प्रेज लिखी है अपने बिलवेड की, वो आने वाली बहुत सारी जनरेशंस, सभी जनरेशंस पढ़ पाएंगी, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, इसलिए वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। Next question, evaluate how the letter by धूमकेतु portrays the impact of separation on human emotions. अब कौन सेपरेट होता है? अली सेपरेट होता है अपनी डॉटर मिरियम से जब वो शादी करके उससे दूर चली जाती है। उस वजह से ये जो बूढ़ा अली है, हर सुबह ये पोस्ट ऑफिस जाता है इस आशा में कि उसकी बेटी की एक चिट्ठी आएगी और उसे अपनी बेटी की वेलबींग के बारे में पता चलेगा। तो ये जो कहानी है ये हमें अली के इमोशनल टर्मोइल के बारे में बताती है और किस तरह से अपनी बेटी से अलग होने पर वो बहुत ज्यादा इमोशनली दुखी रहता है। अब हमारे पास लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है, एक ही क्वेश्चन हमें करना है, उसका आंसर हमें 150 वर्ड्स में लिखना है। अब हमारे पास चॉइस है, पहला क्वेश्चन है फ्रॉग एंड नाइटिंगेल और ओजिमैंडियास जो दो पोएम्स हैं उसमें किस तरह से कैरेक्टर का एटीट्यूड टुवर्ड्स पावर एंड इन्फ्लुएंस कंट्रीब्यूट करता है टू द रिस्पेक्टिव आउटकम्स। फ्रॉग एंड नाइटिंगेल में जो फ्रॉग है वो अपनी पावर एक्सरसाइज करता है नाइटिंगेल बर्ड पर, वो अपनी पावर दिखा दिखाकर नाइटिंगेल को इतना ज्यादा डोमिनेट करता है, उसे इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट करता है कि फाइनली नाइटिंगेल मर जाती है। वो सह नहीं पाती द एक्सप्लॉइटेशन डन बाय द फ्रॉग, और इससे क्या होता है, फाइनली एक बार फिर से जो फ्रॉग है वो अनराइवल्ड सिंगर बन जाता है बिंगलबॉक का। और जो हमारी दूसरी पोएम है ओजिमैंडियास, उसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से वो जो किंग है ओजिमैंडियास, उसके फेस के एक्सप्रेशंस कोल्ड एंड स्नियर कमांड, कोल्ड कमांड एंड स्नियरिंग जो एक्सप्रेशंस हैं उसके चेहरे के, वो हमारे स्कल्पटर ने बहुत अच्छे से कॉपी किए हैं और वो उसके स्टैचू पर भी दिखाई देते हैं। और हमारे पोएट कहते हैं कि चाहे किंग ओजिमैंडियास का स्टैचू नष्ट हो गया है लेकिन अभी भी उसका चेहरा जमीन पे गिरा पड़ा है जिसके ऊपर उसके वही एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे हैं। सो आपने ये जो आंसर है 150 वर्ड्स में लिखना है, तो आपने बहुत अच्छे से पहले तो फ्रॉग के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करना है और फिर आपने बताना है कि किस तरह से वो अपनी पावर और इन्फ्लुएंस यूज करके नाइटिंगेल को फाइनली मरने पर मजबूर कर देता है और एक बार फिर से वो अनअपोज्ड किंग बन जाता है बिंगलबॉक का। और फिर इसी तरह से पोएम ओजिमैंडियास में भी हमने ओजिमैंडियास किंग के फेशियल एक्सप्रेशंस जो उसके स्टैचू पर दिखाई दे रहे हैं उनको अच्छे से डिस्क्राइब करना है और बताना है कि चाहे उसका स्टैचू आज रुइन हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन फिर भी आज भी उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस वैसे ही मौजूद हैं और लोग देख सकते हैं और उससे पता लगता है कि जो मूर्तिकार है उसने कितने अच्छे से वो एक्सप्रेशंस को कॉपी किया था और आज भी वो एक्सप्रेशंस उसके चेहरे पर मौजूद हैं, दिखाई देते हैं। अब हमारे पास जो चॉइस में सेकंड क्वेश्चन है, द स्टोरी वर्चुअली ट्रू हैज एलिमेंट्स ऑफ वर्चुअल रियलिटी एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी दैट कंट्रास्ट विद द ट्रेडिशनल घोस्टली occurrences in shady plot. How do these contrasting themes and narrative styles contribute to the overall tone and meaning of each story? देखिए जो वर्चुअली ट्रू स्टोरी है ये फ्यूचरिस्टिक स्टोरी है, फ्यूचर में सेट है और ये वर्चुअल रियलिटी पर बेस्ड है और किस तरह से बच्चे वर्चुअल रियलिटी वाली गेम्स खेलते हैं वाइजर और ग्लव पहनकर, जब वो एक फ्यूचर टाइम पर चले जाते हैं उनकी मेमोरी भी उस गेम में चली जाती है, वहां पर ही सेव हो जाती है हमारे कैरेक्टर की मेमोरी। तो ये सब कुछ आपने इसमें लिखना है और फिर आपने बताना है कि किस तरह से ये जो स्टोरी है ये कितनी फ्यूचरिस्टिक है और कितनी वर्चुअल है, रियल लाइफ में बेस्ड नहीं है। ये सारी की सारी स्टोरी हमें वर्चुअल रियलिटी के बारे में बताती है। और जो सेकंड स्टोरी है शेडी प्लॉट, ये घोस्ट के बारे में है और इसमें हमें कितनी जो ट्रेडिशनल चीजें हैं जो कि हमने पुरानी कहानियों में पढ़ी हैं, भूत प्रेत के बारे में, उसके बारे में हमें पता लगता है, सुपर नेचुरल के बारे में पता लगता है, मिस्ट्री और सस्पेंस का एलिमेंट है। तो दोनों कहानियां बहुत ज्यादा अलग है। वर्चुअली ट्रू कहानी फ्यूचर पे बेस्ड है, आने वाले समय पे टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और जो शेडी प्लॉट है वो हमारे हिस्टोरिकल जो भूतों का और हॉरर का जॉनर है उसे केटर करती है। तो हम फाइनली कंक्लूड इस तरह से करेंगे कि दोनों स्टोरीज बहुत अलग हैं एक दूसरे से, लेकिन वो दोनों ही ह्यूमन कंडीशन से जुड़ी हुई हैं।
पहली जो कहानी है, जो शेडी प्लॉट कहानी है, वो जॉन हैलक के बारे में हमें बताती है किस तरह से भूत आकर उसकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। और जो वर्चुअली ट्रू कहानी है वो माइकल सेबेस्टियन के बारे में है, किस तरह से जो वर्चुअल लाइफ है, जो गेम है जिसमें उसकी मेमोरी सेव हो जाती है सेबेस्टियन की, उस वजह से वो उस गेम में कैद हो जाता है और वो कोमा में चला जाता है, और किस तरह से उसका फ्रेंड उसकी हेल्प करता है वहां से बाहर निकलने में। तो किस तरह से ये जो दोनों जॉनरास हैं ये हमारी ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, इस तरह से आप आंसर को कंक्लूड कर देंगे। सो इसके साथ ही हमने पूरा सैंपल क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया और देखा कि किस तरह से हमने आंसर्स लिखने हैं। अगर आपको किसी भी लिटरेचर चैप्टर के लेसन नोट्स चाहिए या वीडियो एक्सप्लेनेशन नोट्स चाहिए, उसके लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपके ग्रामर टॉपिक्स हैं, राइटिंग स्किल्स हैं, लिटरेचर है, सभी को हमने कवर किया हुआ है और आप उन लेसन नोट्स और वीडियोस की मदद से अपने सारे सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट्स आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, एंड फॉर मोर यूजफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।